नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। वार्ड संख्या 34-35 के बाशिंदे वार्ड में चल रही अनैतिक गतिविधियों से परेशान। वार्ड वासियों ने टाउन थाना का किया घेराव। पास सेंटर से गिरफ्तार युवक युवतियों को टाउन पुलिस ने किया जमानत पर रिहा। मेगा हाईवे पर नहरों के पुलों का लेवल सही करवाने की मांग। भाजपा शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ई रिक्शा चालकों ने स्टैंड के लिए स्थान उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन स्थित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के सामने बनी 40 दुकानों को नगर परिषद अमले ने किया ध्वस्त। और अब समाचार विस्तार से। टाउन के वार्ड नंबर 34-35 में चल रही नशावर्ती व वेश्यावर्ती से परेशान वार्ड वासियों ने आज टाउन पुलिस थाना का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। नशाबादारी पर बंद करो, नशावृत्ति बंद करो, नशावृत्ति बंद करो। टाउन के वार्ड नंबर 34-35 में बढ़ रही नशावर्ती व वेश्यावर्ती से परेशान वार्डवासियों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। आक्रोशित वार्डवासियों ने टाउन पुलिस थाना का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए। घेराव प्रदर्शन व सभा के बाद थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप नशे व वेश्यावर्ती के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की गयी। इससे पहले इन दोनों वार्डो के पुरुष व महिलाएं माकपा नेताओं के नेतृत्व में रैली के रूप में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टाउन पुलिस थाना के समक्ष पहुंचे। पुलिस थाना परिसर में पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनके वार्डो में सरेआम अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। लंबे समय से वेश्यावर्ती चल रही है, नशीले कैप्सूल की बिक्री होती है, अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, मोहल्ले के बच्चे बिगड़ रहे हैं। कई बार पुलिस थाना में लिखित शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की मिलीभगत से यह अनैतिक कार्य हो रहे हैं। इसका खामियाजा वार्ड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। किसी माँ का बेटा नशे की गर्त में धंस रहा है तो किसी का पति शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। नशा करने वाले मोहल्ले के किशोर उम्र के युवक मौत के कगार पर पहुंच चुके हैं। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। वक्ताओं का कहना था कि पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के चलते अवैध कारोबार करने वाले लोगों के हौसले बुलंद है। अगर कोई वार्डवासी उनका विरोध करता है तो उसे धमकी दी जाती है, मारपीट की जाती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की चुप्पी संदेह पैदा करती है। वार्डवासियों ने बताया कि सोमवार रात्रि को कुछ असामाजिक तत्व वार्ड 34 में बैठे थे। जब वार्ड के युवाओं ने उनके वहां बैठने पर ऐतराज जताया तो उनके साथ मारपीट की गई। वक्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि अगर पुलिस प्रशासन ने वार्ड 34-35 में लंबे समय से संचालित हो रही अवैध गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो वार्डवासियों को मजबूरन बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इस संदर्भ में टाउन थाना प्रभारी दिनेश सहारण ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वार्डवासियों द्वारा आज आकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत को ध्यान में रखते हुए उक्त दोनों वार्डों के लिए स्पेशल टीम गठित कर पुलिस द्वारा निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों में संलग्न लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। टकराव की पोजीशन खुद पुलिस पैदा कर रही है। 5-5 आदमी मोटरसाइकिल पर बगैर नंबर की मोटरसाइकिल रात को 12-12 बजे तक हुटिंग करते हैं, ऐसे निकलते हैं कि रात को सोने नहीं देते। किसी का भी दरवाजा खड़खड़ा देते। वहाँ पर टकराव नहीं होगा तो क्या होगा? दिन में 10 बार 20 बार ऐसे वाक्य होते हैं तो वो मिनट में पुलिस थोड़ी आएगी। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी और इसके लिए तैयार रहना होगा। और कई सूर्यनगर में बना रखे हैं, इन्होंने 4 मंजिला मकान बना रखा है और बदनामी का ठीक रहा हमारे उन नौजवानों पे जो उस मोहल्ले में रहते हैं उन पे फोड़ने का काम किया जा रहा है और पुलिस आंखें बंद करके तमाशा देख रही है। कोई बात नहीं, कोई शिकायत करने आए कि मेरी जेब कट गई, उसको धमकाते हैं तू वहां डली लाने गया था, लेकिन शिकायत करने के लिए जाए तो उससे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैं तो एक ही निवेदन करूं, इस संघर्ष को थोड़ा और तैयार करो। ये मत सोचो कि हम आज कहने आए हैं, हम कहने नहीं, हम जगाने आए हैं, हम जताने आए हैं कि हम आपका दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। आपके दिमाग में हो एक तो अच्छे हो, इसलिए ये सही है कि हमें थोड़ा लड़ना पड़ेगा, हमें एकता और रखना पड़ेगी और आपको एकता रख के इस लड़ाई को और लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ना नशावर्ती मेरे समाज को बिगड़ने नहीं दूंगा, मेरे समाज के जो दरियाई है उसको उठाऊंगा। और ये लोग अगर पुलिस प्रशासन अगर इसमें काम करे तो और भी अच्छा है। हमारा साथ करने आए, हम इतने परेशान हो गए कि हमारे मोहल्ले में जगह जगह नशा करने वाले घूमते हैं। ना हम बाहर निकल सकते हैं, ना हम बैठ सकते हैं, ना हम घर से बाहर जाके खड़े हो सकते हैं। और यहाँ तक कि चोरी करने वाले तो घरों तक घुस जाते हैं और हम इतना दुख
गलती हो चुकी थी, परेशान हो चुके थे। अब हम चाहते हैं कि अच्छे से कार्रवाई करें। पानी सर से ऊपर चढ़ गया और हमने बहुत बर्दाश्त किया है। अगर कार्रवाई करती होती तो आज ये सब बंद हो जाता। अगर कार्रवाई होती तो ये बंद होता ना। कोई सुरक्षित नहीं है। मैं खुद हूँ, मैं जॉब चाहती हूँ, हम वहाँ से आते हैं, लड़के हमें कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि कभी हमें गलत नजरों से देखते हैं, बोलते हैं कि तुम चलती हो क्या, ये करती हो क्या, तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? कहीं सुरक्षित नहीं है। मैं, हमारी लड़कियां, हमारी बहू बेटियां, मैं काम पर चल जावा, कोई सुरक्षित नहीं है। जब कोई लड़ाई हो जावे, हर नशा ने लेके, वेश्यावृत्ति ने लेके, तो घर बाठा मारने लग जावे, डंडा ले लेके हमारी दीवारें पा जावे। मैं काम पर जावा तो हमारा बच्चा भी सुरक्षित होगी। क्यों नशाऊं और वेश्यावृत्ति हूँ, इतना बुरा हाल हो रहा है। और औरतां ने कपड़ा पाड़ने लग जावे, कहीं बोल देंगे भी थारा लड़का बलात्कार कर दियो। इसीलिए अब बताओ मैं क्या करा। तो मेरा यही कहना है कि जैसे कि हम माता है, बहनें, कुछ भी, हमारी बेटी है, चाहे हमारी बहू है, चाहे हम हैं, तो हम सड़क पे भी नहीं निकल सकते। हम हमारा गेट 24 घंटे बंद रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ नशे वाले 24 घंटे निकलते हैं, नशा करते हैं, चिट्टा लगाते हैं, टिक्का लगाते हैं हमारे सामने। हम अगर बोलते हैं तो हमारे ऊपर हमला करते हैं। वो भी बोलते हैं तो पीछे जो जिससे चिट्टा लेके आते हैं वो भी हमारे पे गाली गलौज करते हैं, मारने के लिए आते हैं। अब नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारी बहू न बेटी हमारे कुछ भी, और कहते हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। जिससे लड़के हैं हमारे, तो वो बोलते हैं, उन पर भी हमला करते हैं, कपड़ा फाड़ के, और वो पुलिस थाने पहुँच जाती है। पुलिस वाले हमारे पे कार्रवाई करते हैं, उन पर कुछ नहीं करते। आए दिन यहाँ पे वेश्यावृत्ति और नशावृत्ति के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। उसी के दौरान रात को तकरीबन 10 बजे वहाँ पे फिर चोर बैठे थे, और जब हम गए वहाँ पे सब जने, तो उन्होंने बोला कि हमने उनको ये बोला आप यहाँ क्यों बैठे हो, तो हमें बोला कि हम ऐसे ही बैठेंगे, आप कहीं भी चले जाओ, हमें नहीं रोक सकते। हमने जब उनको बोला कि आप, मेरे साथ मारपीट भी हुई, ये रही, यहाँ पे चोट लगी थी, और ये रही। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जितनी मेरी एज है तब से मैं ये देख रहा हूँ, तकरीबन 20 साल की, तब से यही हो रहा है। वहाँ पे मारपीट हो रही है, डेली चोरी हो रही है, पुलिस कभी नहीं सुनती है। एसपी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, थाने में भी ज्ञापन दे चुके हैं। वार्ड नंबर 34 और 35 के नागरिकों ने नशाखोरी और वेश्यावृत्ति के विरुद्ध ज्ञापन दिया है। इसके लिए हमने एक अलग से टीम बना के वहाँ पर राउंड द क्लॉक गश्त की व्यवस्था की है, और उन दोनों स्थानों पर और पूरे इलाके में हम नशाखोरी और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए हमारी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे। टाउन पुलिस ने बीती देर रात को टाउन जंक्शन मार्ग पर एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर 9 युवकों एवं 5 युवतियों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। टाउन पुलिस ने टाउन जंक्शन रोड पर एक बेसमेंट में चल रहे स्पा सेंटर पर छापा मारकर 9 युवकों तथा 5 युवतियों को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारा ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि टाउन जंक्शन रोड पर एक स्थान पर स्पा सेंटर का संचालन हो रहा है, जिसमें पंजाब और दिल्ली से युवतियों को लाया गया। सूचना मिलने पर टाउन पुलिस रात्रि को मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने वहां उपस्थित 9 युवकों तथा 5 युवतियों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि लगभग 1 घंटा चली जांच में वेश्यावृत्ति आदि करवाए जाने के कोई प्रमाण नहीं मिले। उन्होंने बताया कि स्पा सेंटर संचालक से और पूछताछ की जा रही है। हमें काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि टाउन जंक्शन रोड पर एक सांवरिया स्पा सेंटर है, जहाँ पे वो अनैतिक गतिविधियां होती है, जिस पर आज हमने एक बोगस ग्राहक भेजा और उस स्पा सेंटर में छापामारी की। तो हमें ऐसा वहाँ पे कुछ अनैतिक मिला नहीं। लड़के लड़कियां वहाँ पे जरूर मिले हैं, जिनके खिलाफ हमने 151 के तहत कार्रवाई की है, जिनको कल सुबह कोर्ट में पेश किया। मेरे आने के बाद जो मेरे को सूचना मिली उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है। पूर्व में क्या हुआ इसकी मुझे नहीं, वेश्यावृत्ति जैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं पाया गया था। लड़के लड़कियां बैठे जरूर मिले, जिनको 151 में गिरफ्तार किया। तो हमारे इलाके में हम किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि नहीं चलने देंगे। हमारे उच्च अफसरान का, एसपी साहब, आईजी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि आपके इलाके में किसी प्रकार की कोई गलत और अनैतिक गतिविधि नहीं चलनी चाहिए, और हम उच्च अधिकारियों के आदेशों की अक्षरशः पालना करेंगे, और हमारे इलाके में किसी भी प्रकार की गलत और अनैतिक कार्रवाई को नहीं चलने देंगे। मेगा हाईवे पर नहरों के पुलों का लेवल सही करवाने व औद्योगिक इकाइयों का केमिकल युक्त पानी नहरों में डालने से रोकने की मांग को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मेगा हाईवे पर नहरों के पुलों का लेवल सही करवाने व औद्योगिक इकाइयों का केमिकल युक्त पानी नहरों में डालने से रोकने की मांग को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जिला कलेक्टर नथवाल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि हनुमानगढ़ रावसर मेगा हाईवे के बीच नहरों व माइनरों पर जो पुल बनाए गए हैं वह रिडकोर के मापदंड के मुताबिक नहीं है। इस वजह से आए दिन इन पुलियों के कारण हो रहे हादसों में मानव क्षति हो रही है। मैनावाली बस स्टैंड के पास नहर पर बनी पुलिया का लेवल सही नहीं होने की वजह से 2 दिन पहले एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पंजाब के 2 लोगों
लोगों की जान चली गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि पहले भी इन पुलियों पर अनेक हादसे हो चुके हैं, इनमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसके अलावा हनुमानगढ़ के रीको क्षेत्र स्थित औद्योगिक इकाइयों की ओर से केमिकल युक्त प्रदूषित पानी खुले तौर पर नहरों के किनारे छोड़े जाने का मुद्दा भी शिष्टमंडल द्वारा उठाया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि यह प्रदूषित पानी नहर में मिल रहा है, जो मानव व पशु पक्षियों के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है। प्रदूषण फैलाने में भी यह काफी कारक हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि संबंधित फैक्ट्रियों के मालिकों को नहर में प्रदूषित पानी न डालने के लिए पाबंद किया जाए तथा रिडगोर को निर्देशित कर मेगा हाईवे नहर पर बनी पुलिया का मापदंड अनुरूप निर्माण करवाया जाए। आज एक जिला कलेक्टर महोदय को तो रिडगोर में हनुमानगढ़ रावसर मेगा हाईवे में जो पुलिया बीच में नहरों के बने पुल और छोटे माइनरों के जो पुलिया बने, उनका लेवल सही नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटना होती है। अब 2 दिन पहले ही जो बीच में मैणावाड़ी स्टैंड आता है, जहाँ रंजीतपुरा माइनर की जो नहर की पुली है, उस पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त उस पुलिया का लेवल सही नहीं होने के कारण उसमें 2 लोगों की जान गई, 2 घायल हुए और कई बार पहले भी हादसे हो चुके हैं। तो एक तो कलेक्टर साहब से आग्रह करेंगे कि रिडगोर को निर्देशित करके और मेगा हाईवे पर जो नहर के पुल और पुलिया बने उनको रिडगोर के मापदंड से उनको दुरुस्त करा के इन हादसों को टाला जाए, एक तो ये। और दूसरा जो इंडस्ट्रीज का जंक्शन में दूषित पानी है वो नहरों में पड़ रहा है सादुल ब्रांच में। इससे आगे लोग सैकड़ों काम पानी पीने का पानी पीते हैं और पशु भी इसी से पीते हैं। तो दोनों की जो हानि हो रही है इस प्रदूषित जल से, इसको भी रोकने के लिए कलेक्टर साहब से आग्रह करने हैं। टाउन एवं जंक्शन के बस स्टैंडों पर रिक्शा स्टैंड हेतु स्थान उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर ई रिक्शा चालकों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बस स्टैंड के लिए स्थान उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर ई रिक्शा चालकों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि लगभग 350 ई रिक्शा चालक करीब पिछले 2 साल से ई रिक्शा स्टैंड की भूमि उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं। नगर परिषद ने उन्हें कॉलोनियों में 6 स्टैंड दे रखे हैं, लेकिन ई रिक्शा चालक जब बस स्टैंड पर स्टैंड के लिए जगह मांगते हैं तो नगर परिषद देने में आनाकानी करती है। ज्ञापन के अनुसार बाजार में काम धंधा कम होने के कारण उन्हें सवारियां नहीं मिलती, इस कारण उन्हें बस स्टैंड पर जाकर सवारियां उठानी पड़ती है। यदि वे बस स्टैंड पर सवारियां उठाने जाते हैं तो टेम्पो चालक उनसे झगड़ा करते हैं और उनके ई रिक्शा की चाबी निकाल लेते हैं। इस दौरान आए दिन विवाद होता रहता है। ऑटो चालक उन्हें परमिट दिखाने की भी मांग करते हैं। ज्ञापन में ई रिक्शा चालकों को परमिट बना कर देने तथा टाउन एवं जंक्शन में बस स्टैंडों पर ई रिक्शा के लिए स्टैंड की भूमि दिलवाने की मांग की गई है। कलेक्टर साहब से मिले थे ई रिक्शा की समस्या के बाबत। सर, हमें एक तो हमारे पास स्टैंड नहीं है, दूसरा हमें जो ये ऑटो टेम्पो वाले ये परेशान करते हैं। हमारी गाड़ियों की चाबियाँ निकाल लेते हैं, हमको कहते हैं हमारे को परमिट दिखाओ। तो मैं तो साहब कलेक्टर साहब से निवेदन करने आया था, भाई ये लोग हमसे परमिट मांगने वाले कौन है? या तो हमें गाड़ियाँ दी क्यों? अगर दी है तो हमें चलने दें, हमारे को स्टैंड दे, नहीं तो साहब ये जमा करवा दो बाकी बैंक में वापस, जो हमारी जान कर्जे से तो छूटेगी। हम तो वैसे ही लॉकडाउन की वजह से और की वजह से बड़े परेशान हैं, रोजी रोटी हमारी चल नहीं रही, ऊपर से फिर ये परेशानी है। इसलिए कलेक्टर साहब के पास पेश हुए थे सर। देखते हैं, कलेक्टर साहब ने 5-6 दिन का बोला है, स्टैंड भी दिलवाएंगे या कैसे कोई समस्या क्या समाधान करते हैं, वो मामा इनके पास है, क्या करते हैं। 2.5-3 साल हो गए, हम बड़े परेशान हैं। नगर परिषद के चक्कर काट के हम कपड़े खींच लिए। नगर परिषद भी कोई आया नहीं थी कि पहले वहाँ आयुक्त, उन्होंने हमें स्टैंड दिया था बस स्टैंड के अंदर, मैंने वहाँ बोर्ड भी लगाया था। दूसरे दिन जब मैं बस स्टैंड पर उद्घाटन करने के लिए गया तो वहाँ टेम्पो वालों ने हमें वहाँ से भगा दिया, कहते यहाँ पर तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं। दूसरे दिन हम नगर परिषद में फिर मिले आयुक्त साहब से, उस टाइम हम गए थे तो राजेंद्र जी स्वामी का तबादला हो चुका था और दूसरे आयुक्त साहब उस टाइम तक आए नहीं। उसके बाद में हमने बहुत चक्कर काटे, कोई न्याय नहीं मिल रहा। तो हमारी जो समस्या है सर, जैसा कि हमारे पढ़ने का, ये समस्या आज से नहीं है। जब से हमें ई रिक्शा नगर पालिका ने दिए हैं या दिलवाए हैं, जो भी है, जब से ही हम लोग परेशान हैं। पहली बात तो ये है कि जब अब आप ही बताइए, जब जैन हॉस्पिटल से मरीज तक को ये टेम्पो वाले उठा लेते हैं तो बताइए इससे बड़ी क्या बड़ी बात है। हालांकि जब मरीज आदमी जो कि हॉस्पिटल से हम लेके आ रहे हैं और उसको ही भी उतार लिया तो इससे बड़ी बात क्या है? मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अब हमने मरीज वहाँ से जैन हॉस्पिटल से उठा लिया, सामने टेम्पो वाले खड़े हैं, फ़ौरन आएंगे, हाथों हाथ उस मरीज को उतारेंगे कि नहीं जी इसमें बिठाओ। बिल्कुल लड़ाई होती है सर। हमारे 1-2 आदमी ऐसे भी हैं जिनको की हाथापाई भी हुई है। तो हम तो कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि सर हमारी जो समस्या है उसको सुने। और ये जो हमारे टेम्पो चालक भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी कुछ हमारा सहयोग दें तो अच्छी बात है। ये लोग हमें सहयोग नहीं दे रहे बिल्कुल भी।
तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो हमारी जो सवारी है, जैसे हमने जैन हॉस्पिटल से उठाई है या हिसारिया हॉस्पिटल से उठाई है, उसको ना उतारा जाए, क्योंकि वो तो बेचारा बहुत वैसे भी दुखी होता है। और हम लोग जो हैं सर, हम लोग अगले के घर तक जो है उसकी सवारी को छोड़ते हैं। प्रशासन गांव संघ अभियान की तैयारियों को लेकर आज टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। सरपंचों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की एक बैठक टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान श्रीमती इंदिरा दयाराम जाखड़ ने की। बैठक में 2 अक्टूबर से प्रदेश भर में चलाए जाने वाले प्रशासन गांव की ओर अभियान को लेकर तैयारियां की गई। उन्होंने कहा कि अभियान में 19 विभाग के कर्मचारी व अधिकारी भाग लेंगे। शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस दौरान शिविरों में गाँव में पट्टे बनाने की कार्रवाई, खाता विभाजन करने की कार्रवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लोगों के चयन करने की कार्रवाई तथा विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से वंचित व्यक्तियों को पेंशन आदि चालू करवाए जाने के काम किए जाएंगे। आज यहाँ पंचायत समिति के अंदर प्रधान श्रीमती इंदिरा की अध्यक्षता में सरपंचों की, ग्राम विकास अधिकारी की बैठक हुई। हमारी राजस्थान सरकार, हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, उनकी ये मंशा है कि गांव के अंदर प्रशासन गांव के संग 2 अक्टूबर से अभियान लगने जा रहा है, जिसके अंदर गांव के अंदर 19 विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित होंगे। वहां पर गांव के समस्त कार्य जो है उनका समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाएगा, जिसके अंदर पट्टे बनाने की कार्रवाई है, जिसके अंदर हमारे खाता विभाजन का, कोई भी किसान का खाता विभाजन है वो भी होगा। और हमारे उसके अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर जो वंचित रह गए अब तक परिवार, उनका भी चयन के उसके अंदर किया जाएगा। और जिनके पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, परित्यागता है, इस तरह की जो हमारे समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं से वंचित जो व्यक्ति हैं उनकी भी पेंशन चालू की जाएगी। और ऐसे प्रकरण जो पेंशन मिल रही थी और वो बंद होगी, उनका भी जो है सारी जांच करके और उनको भी दोबारा पुनः चालू की जाएगी। और ऐसी वृद्धावस्था पेंशन, जिनकी वृद्धावस्था पेंशन चालू थी परंतु वो विधवा हो गई है, तो उस औरत का भी जो है विधवा अवस्था के अंदर चयन करके उसको भी जो 500 रुपये का अलग से जो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो 1000 रुपये थी उसको वृद्धावस्था में, और विधवा होने के बाद में उसको 1500 रुपये प्रति माह जो पेंशन मिलेगी, उसको भी जो है सभी ग्राम विकास अधिकारियों और सरपंच साहिबानों को इस बारे में भी लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। जंक्शन में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के सामने बनी 40 दुकानों को अतिक्रमण मानते हुए नगर परिषद द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। जंक्शन में अबोहर मार्ग पर स्थित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के सामने बनी 40 दुकानों को मंगलवार को नगर परिषद ने तोड़वा दिया। इन दुकानों को नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण के रूप में चिन्हित कर लाल निशान लगाए गए थे। अब इस जगह नगर परिषद की ओर से सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। सड़क के बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा। डिवाइडर के दोनों तरफ 6-6 मीटर की सड़क का निर्माण होगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। दुकानों पर जेसीबी मशीन चलता देख उन्होंने अंदर रखा सामान बाहर निकाल लिया। इसके बाद नगर परिषद की जेसीबी से एक-एक कर सभी 40 दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना किसी विरोध के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार सड़क की जगह पर कई सालों से दुकानें बनाकर अतिक्रमण किया हुआ था। संबंधित अतिक्रमणकारियों को करीब 20-25 दिन पहले नोटिस देकर वह लाल निशान लगाकर दुकानें खाली करने का समय दिया गया था। इसके बाद नोटिस का समय पूरा होने के बाद मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि शहर में अन्य ऐसी सरकारी जगह जहां निर्माण कार्य कर अतिक्रमण किया हुआ है, वहां भी उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कब्जे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे मजदूरी बनती है जी, और बैठे थे, गरीब गुजारा हो रहा है जी। अब क्या करेंगे, देखो अब आगे उनके भरोसे ही। अब यहाँ कर तो 10-15 सालों से रहे हैं, पर ये दुकानें अभी डाली थी कोई 3-4 साल हो गए। अच्छा तो हो ही गया 30-40 हजार रुपये लमसम। अब देखो जी, कोई मजदूरी दिहाड़ी करनी पड़ेगी, या यहाँ देखते हैं कोई सरकार अपनी तरफ से कोई मिजाज कर दे, तो यहाँ कोई दुकान वगैरह दे दे इसके बदले में, या कुछ आवंटन कर दे, सहायता कर दे। नुकसान तो हुआ आपके सामने ही है। टेबल वगैरह थी अंदर, ये गार्डर वगैरह सभी टूट गए, दुकान का सभी नुकसान तो हुआ ही है। समय दिया था पर वो उस चक्कर में रह गए ना, इकट्ठे होकर बात करेंगे, कोई बात ही नहीं हुई, फिर उन्होंने कोई हल ही नहीं निकाला। नगर परिषद द्वारा डीटीओ ऑफिस के सामने 40 अवैध दुकानें बनी हुई थी जो सड़क पार्ट में थी, उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। इसके उपरांत रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा
जो करीबन 1,28,00,000 की लागत से रोड का कार्य किया जाएगा, जिसमें दोनों साइडों में रोड 6 मीटर और बीच में डिवाइडर है और स्ट्रीट लाइट का काम भी है। रोड डीटीओ ऑफिस से लेके मल्टीनेशनल आवास योजना तक जाएगी। जंक्शन की अग्रवाल समाज सेवा समिति द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए अनूठी पहल की गई है। इस संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी गई। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए जंक्शन की अग्रवाल समाज समिति ने पहल की है। इसके तहत अग्रवाल समाज के लोगों से शादी, मृत्यु सहित शुभ मौकों व त्योहारों पर किए जाने वाला अनावश्यक खर्च व अन्य कुरीतियां बंद करने का आग्रह किया जा रहा है। साथ ही शुभ मौकों पर समाज के लोगों से सहयोग राशि देने का आह्वान किया जा रहा है। इससे प्राप्त होने वाले आर्थिक सहयोग का उपयोग सामाजिक उत्थान व प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए किया जाएगा। इसके लिए समिति की ओर से एक एजेंडा तैयार किया गया है। इस एजेंडे की जानकारी देने के लिए समिति की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर समिति पदाधिकारियों ने बताया कि समिति की ओर से समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। मृत्यु के पश्चात बैठक की समय सीमा भी तय की गई है। विवाह शादियों में फैली कुरीतियों को भी दूर करने का निर्णय लिया गया। अग्रवाल समाज में मृत्यु होने पर समिति को सूचित करने, अगर समाज के स्थानीय व्यक्ति की ओर से मृत्यु भोज नहीं करने, मृतक की अर्थी पर केवल 2 चादरें डालने, मृत्यु पर बैंड बाजा न बजाने, रंग गुलाल न डालने, दाह संस्कार के बाद शमशान भूमि की बाहरी द्वार पर ही पानी का छींटा देने, बेटे पोतों के ससुराल पक्ष से दाह संस्कार की लकड़ी, चाय, नाश्ता, रोटी, कपड़ा, बट्टा का खर्चा नहीं लेने, मृत्यु भोज पर मिठाई का उपयोग बंद करने, रस्म पगड़ी पर मिलनी, जुहारी व रुपए लेन देन न करने, अर्थी के पीछे नंगे पैर नहीं जाने सहित मृत्यु से संबंधित अन्य प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इसके अलावा समाज में फैली कुरीतियों के तहत शादी से पहले कुंवारा नाता कोई त्योहार नहीं लेने व नहीं देने, लड़की की शादी की स्टॉल नहीं लगाने, रिबन प्रथा पूरी तरह से बंद करने, ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम नहीं करने, लड़की की शादी लड़की के नगर में करने, लड़के के नगर में शादी होने की स्थिति में लड़की पक्ष के लोगों की ठहरने की व्यवस्था लड़के पक्ष की ओर से करने आदि के लिए समाज के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्रवाल समाज समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिनके पास फालतू इनकी नौकरी लगी वो स्वेच्छा से दे दें और निचले तबके तक चला जाएगा सारा सहयोग, समानता भी आएगी इससे और कुरीतियाँ तो दूर होंगी। है इसमें लिखा जैसे लड़कियों का नाचना नुचना और सड़कों पे वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता सर। ये विवाह शादियों में अग्रबंधुओं की तरफ से बेटी की शादी में सहयोग किया जाता है। कोई भी अग्रबंधु जैसे कोई बिल्कुल ही जरूरतमंद है, उसका मकान नहीं है, उसके पास खुद का प्लाट है, अच्छा मकान है, उसको 2 कमरे का मकान बना के दिया जा रहा है। पिछले दिनों एक अग्रबंधु को एक मकान बनाकर करीब 2.5-3 लाख रुपये खर्च करके बना के दिया गया था। इस तरह आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभी तक किसी का कोई आवेदन मकान के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। जिनके आवेदन फीस के लिए प्राप्त होते हैं उनकी फीस अदा की जाती है। अग्रवाल समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन की समस्त कार्यकारिणी व सत्संग मंडल के सलाह से व उनके सहयोग से अगर समाज में जो मृत्यु के समय, विवाह शादी के समय एवं अन्य त्योहारों के समय एवं जरूरतमंद अग्रबंधुओं के सहायता के लिए एक एजेंडा तैयार किया गया है, जिसमें अगर समाज में के समस्त व्यक्तियों के शादी विवाह में अग्रवाल समाज समिति का सहयोग करने, कोई शुभ मुहूर्त पर अग्रवाल समाज समिति का सहयोग करने एवं अगर समाज के जरूरतमंद विधवा के लिए पेंशन, असहाय के लिए पेंशन एवं कोई असहाय जरूरतमंद बीमार होता है तो उसकी आर्थिक सहायता के लिए अगर समाज के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जंक्शन स्थित जागृत धर्मशाला में नगर अभ्यास वर्ग सत्र का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नगर अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन जंक्शन स्थित जागृत धर्मशाला में किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एबीवीपी के पदाधिकारी शशांक वालिया ने बताया कि नगर अभ्यास में अलग अलग सत्रों का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में एबीवीपी की कार्यपद्धति के बारे में समझाया गया। दूसरे सत्र में नगर कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें नगर मंत्री पद पर दीपान शर्मा, नगर अध्यक्ष के रूप में श्रवण यादव का नाम सर्वसम्मति से पारित किया गया। नगर अभ्यास सत्र के दौरान विद्यार्थी परिषद द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की साल भर की रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय दिवसों को त्योहार के रूप में मनाता है। इसकी रूपरेखा भी अभ्यास वर्ग में तैयार की गई। अभ्यास वर्ग में कोरोना काल में अपनी जान मुश्किल में डालकर आमजन की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं की शलाघा की गई। इसके अलावा एक तिरंगा एक गाँव अभियान की भी समीक्षा की गई। इस दौरान वक्ताओं ने जानकारी दी कि एबीवीपी द्वारा 1,06,000 गाँव में तिरंगा फहराया गया। उन्होंने इस्लाम में जहाँ भी दुनिया में जिस देश पर आक्रमण किया, वहाँ की मूल संस्कृति, वहाँ की परंपराएं, वहाँ का दर्शन, वहाँ का साहित्य सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन भारत में इतनी बदबद जातियों के आने के पश्चात भी हमारी मूल संस्कृति वर्तमान में वैसी है जैसी कि आज से हजारों साल पहले थी। हमारी परंपराएं आज भी जीवित थी तो हजारों साल पहले थी। कुछ उसमें आक्रमण के काल प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन आज भी हम जिस संस्कृति को मानते हैं, आज से सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले हम इस संस्कृति को मानते हैं, तो वही संस्कृति भारत में चल रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला हनुमानगढ़ की जंक्शन नगर इकाई का नगर अभ्यास वर्ग जो है जंक्शन में जहांगीर धर्मशाला में रखा गया है, जिसके अंदर भाई साहब अभी अलग अलग सत्र जो है आयोजित किए गए। जिसके अंदर पहले सत्र में कार्यपद्धति के बारे में बताया गया, विद्यार्थी परिषद की और कार्यशैली के बारे में बताया गया, और उसके बाद में नगर की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नगर मंत्री के लिए दीपांश जी शर्मा व नगर अध्यक्ष के लिए श्रवण जी यादव का नाम जो है दिया गया। नगर अभ्यास वर्ग के अंदर विद्यार्थी परिषद के जो पूरे साल भर की जो रूपरेखा तैयार की जाती है, विद्यार्थी परिषद का क्या कार्य रहता है, चाहे वो कार्य कॉलेज के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, या फिर वो कार्य है जो समाज के अंदर हो, विद्यार्थी परिषद की क्या भूमिका रही है, विद्यार्थी परिषद का क्या इतिहास रहा है, सब चीज़ों से जो है विद्यार्थियों को अवगत कराया जाता है। आगे जो पूरे साल भर की क्या रूपरेखा रहने वाली है, कि आगे जो भी राष्ट्रीय दिवस आएंगे, जो भी हम त्योहार की तरह मनाते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। कार्यकर्ताओं को सारी जो है कार्यपद्धति के बारे में समझाया जाता है। अभी हाल ही में जो विद्यार्थी परिषद ने जो कोरोना के अंदर जो मदद करी है, बढ़ चढ़ कर जो है सहयोग किया है, तो उसके बारे में भी जो भी चर्चा की गई। और उसके अलावा अभी 15 अगस्त को जो विद्यार्थी परिषद ने जो एक बहुत बड़ा जो है रिकॉर्ड कायम किया, एक तिरंगा एक गांव अभियान के तहत 1,06,000 से भी अधिक गांवों में तिरंगा फहराकर, तो उसके ऊपर भी जो चर्चा की गई। उसके अलावा परिषद की पाठशाला जो कि विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर के हर एक जिले के अंदर चलाई है, हर एक जिले की हर एक नगर इकाई के अंदर चलाई है, तो उसके ऊपर भी जो है मुख्य रूप से चर्चा की गई है। आज हनुमानगढ़ जंक्शन इकाई पे नगर कार्यकारिणी की घोषणा की गई दीपांश जी को, और नगर अध्यक्ष के रूप में श्रवण यादव जी को दायित्व सौंपा गया है। इस नगर बैठक के अंदर प्रांत सहमंत्री विपिन सुधार और विभाग संगठन मंत्री उपन्य सिंह राणा और पूर्ण सिंह जी का प्रवास था। इस वर्ग में पूरे वर्ष हेतु नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, और जो पूरे वर्ष भर में विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो भी कार्य किए गए उनको एक योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से कार्य संपन्न करने को एक कार्यकारिणी की जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को पूर्ति हेतु आज नगर कार्यकारिणी की घोषणा की। सत्याग्रह सप्ताह के तहत मंगलवार को टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिले में चल रहे सत्याग्रह सप्ताह के तहत आज टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सह संयोजक तरुण विजय, गुरमीत सिंह चंद्रा सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन दर्शन वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। यदि आज का युवा महात्मा गांधी के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प ले तो उसका जीवन सफलता के सोपान तय कर सकता है। इस मौके पर सह संयोजक तरुण विजय ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह नाम दिया। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह को कोई भी अपना सकता है। उनके विचारों में सत्याग्रह प्रकृति के वृक्ष के समान था जिसकी ऐसे शाखाएं होती है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी एक ऐसी महान हस्ती थी जो एक बहुत बड़े परिवार से थे और उन्होंने विदेश के अंदर अपनी पढ़ाई की। महात्मा गांधी जी जैसे अपने सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बड़े स्वतंत्र थे, देशभक्त थे, तो मैं वो तो थे ही, इसमें तो दोहराई नहीं है। मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि बड़े बहादुर थे। हमारा सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत आज चौथे दिन राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये जो हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनके दिशा निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व जिला प्रशासन की संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारी मंशा है कि जन जन तक गांधी जी के विचारों को पहुंचाया जाए, तो हनुमानगढ़ में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो बड़े सक्सेस कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके लिए जिला प्रशासन व सभी शिक्षण संस्थाओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि वो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि जिस उद्देश्य के लिए हम जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं उस उद्देश्य में हम सफल हो रहे हैं। गांधी जी के विचारों को भूल रहे थे, इसी कारण राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने एक 150वीं जयंती समारोह समिति बनाई जिसका कार्यकाल 1 साल किया था। इस चीज़ को देखते हुए अब 2023 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और उनका प्रयास है कि पूरे राजस्थान में युवा पीढ़ी तक गांधी जी के विचारों को पहुंचाया जाए। उसी के अंतर्गत इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। टीबी पंचायत समिति की निविदा प्रक्रिया में जांच की मांग को लेकर सरपंच एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति टीबी की ग्राम पंचायतों की निविदा प्रक्रिया की जांच करवाने की मांग को लेकर सरपंच एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि पूर्व में पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु पंचायत समिति स्तर से समस्त ग्राम पंचायतों की एकल निविदा की कार्रवाई की गई थी, जिसके क्रम में पंचायत समिति स्तर पर प्राप्त निविदाओं पर कार्रवाई करते हुए तकनीकी बिड के साथ ही वित्तीय बिड भी एक लिफाफे में होने के कारण पंचायत समिति द्वारा प्राप्त निविदाएं खोलने की कार्रवाई करने पर तकनीकी बिड के साथ ही वित्तीय बिड खुल जाने के कारण उक्त निविदा प्रक्रिया को दूषित मान लिया गया था। उक्त निविदा प्रक्रिया दूषित होने के कारण ग्राम पंचायत की निविदा प्रक्रिया हेतु गठित कमेटी द्वारा उक्त दूषित हुई निविदा प्रक्रिया को अस्वीकार करते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया था। इसी दौरान पंचायत समिति के सहायक अभियंता, सहायक लेखाधिकारी दोनों का स्थानांतरण हो जाने के कारण उक्त निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाकर निविदा स्वीकृत करने एवं कार्यादेश जारी करने की कार्रवाई भी नहीं की जा सकी। तत्पश्चात उक्त निविदा प्रक्रिया दूषित होने के कारण सरपंच एसोसिएशन द्वारा निविदा प्रक्रिया पर आपत्ति प्रस्तुत करने के कारण विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार ग्राम पंचायतवार निविदाएं आमंत्रित की कार्रवाई आरंभ कर दी गई। इससे पंचायत समिति टीबी के सभी सरपंच पूर्णतः संतुष्ट थे। इसी दौरान पंचायत समिति टीबी द्वारा पूर्व में भी दूषित निविदाएं प्रक्रिया को निरस्त करते हुए ग्राम पंचायतवार पुनः निविदाएं जारी करने के संबंध में कुछ फर्मों द्वारा उच्च अधिकारियों को शिकायत प्रस्तुत करने पर जिला कोषाधिकारी की अध्यक्षता में प्रकरण की जाँच हेतु 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गयी। उक्त फर्मों द्वारा उक्त शिकायत निजी स्वार्थ हेतु एवं समस्त ग्राम पंचायतों में संविदा फर्मों को ही टेंडर देने हेतु शिकायत की मंशा को लेकर शिकायत प्रस्तुत की गई है। उनकी इस शिकायत के संदर्भ में तमाम सरपंच उनके इस निर्णय के विरोध में हैं। ज्ञापन में पंचायत समिति टीबी में जारी पुनः निविदा प्रक्रिया पूर्ण करवाने की मांग की गई है। ये हमारी टीबी पंचायत समिति में टेंडर प्रक्रिया हुई थी। पहले टेंडर प्रक्रिया दूषित होने के कारण से हम सभी सरपंच एसोसिएशन हमारी उस टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ, जिससे कि हमने सभी वीडियो साहब से मांग की इस टेंडर प्रक्रिया को, जो टेंडर प्रक्रिया दूषित हो चुकी है उसको निरस्त करके दोबारा निविदाएँ जो ग्राम पंचायत स्तर पर ही आमंत्रित की है राज्य सरकार के निर्देशानुसार, उस विषय में कुछ फर्मों द्वारा या
मुख्य लेखाधिकारी के शिकायत की गई कि हमारे टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दी है, जबकि उसमें जब टेंडर प्रक्रिया की टेक्निकल बिड खुली गई उसी के साथ में फाइनेंशियल बिड खुल गई थी, जिससे कि ये टेंडर प्रक्रिया दूषित हो गई। तो देखा कि टेंडर प्रक्रिया दूषित हो चुकी है। उससे और सभी सरपंच एसोसिएशन की मांग थी टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दोबारा टेंडर प्रक्रिया आमंत्रित की गई है। उसमें सभी सरपंच हम संतुष्ट हैं व सहमत हैं। ये जो टेंडर प्रक्रिया है दूषित हो चुकी थी। पहले जो टेंडर हुआ और लेखाधिकारी वीडियो IN का तबादला हो गया था, अब नए वीडियो साहब आए हैं, IN लेखाधिकारी जब उनकी GSC जो भी सिस्टम अकॉर्डिंग चली है उन्होंने देखा कि वो दूषित है, पहले वाला जो भी सिस्टम था। अब नए सतर से उन्होंने टेंडर प्रक्रिया की और सभी सरपंच यूनियन उससे नाराज़ थी, सिस्टमेटिक नहीं था। और अब दोबारा जो टेंडर प्रक्रिया हुई है सरपंच यूनियन पूरी उससे संतुष्ट है, हम सारे सरपंच संतुष्ट हैं। और हम जज साहब से यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो पुरानी प्रक्रिया है, कुछ ठेकेदारों ने कुछ फाइलें जो लगाई हैं वो निरस्त की जाए और जो नई टेंडर प्रक्रिया है इसे कोई जारी रखा जाए। 27 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद की तैयारियों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा में बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक टाउन स्थित प्रेमनगर गुरुद्वारा में आयोजित की गई। बैठक में 27 तारीख को प्रस्तावित भारत बंद की तैयारियां की गई। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हनुमानगढ़ को भी 27 तारीख को बंद किया जाएगा। बैठक में बंद को लेकर किसानों को दायित्व सौंपे गए। इस दौरान किसानों से बंद में भाग लेने का आह्वान किया गया। बैठक में सादा सिंह खोसा सहित अनेक किसान उपस्थित रहे। आज गुरुद्वारा प्रेमनगर में सारी यूनियनों द्वारा, किसान यूनियनों द्वारा जो मीटिंग रखी गई है, ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे जो 27 तारीख को बंद रखा गया भारत बंद, उसमें भारत बंद कैसे किया जाए, हनुमानगढ़ जिले को कैसे पूरा बंद किया जाए, उसके उपलक्ष्य में ये मीटिंग थी। और ये सौहार्दपूर्ण मीटिंग बढ़िया रही और सारे किसानों ने टिप्पी से, संगरिया से, पीलीबंगा से, हर टोल नाके से आके सारे किसान पधारे और सारे भाइयों ने मिलके ये किया है कि कोशिश करके ये भारत जैसे टोल नाकों पे अलग अलग बंद करेंगे, टिब्बी अलग होगा, संगरिया अलग होगा और एक बंद बड़ा भारत माता चौक पे रखा जाएगा। सभी व्यापारी भाइयों से, सभी किसान भाइयों से, सभी मजदूर भाइयों से निवेदन है कि इस बंद में सारे अपना पूरा 100% सहयोग देके जो किसानों के विरुद्ध ये काले कानून सरकार ने बनाए हैं उनका हम विरोध करें। और क्योंकि ये किसान विरोधी कानून है तो इसमें व्यापारी और मजदूर साथ ही जुड़ा हुआ है, ये संगठन पूरा एक ही है। तो हम सभी भाइयों से अपील कर रहे हैं, सभी व्यापारी बंधुओं से भी वो बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दें और अपने आप ही आगे आए और हमें आश्वासन दें लिखित में या टीवी पे बोल के। जो संगठन संस्थाएं बनी हुई है, कोई फूड ग्रेन है, कोई व्यापार मंडल है, सभी से अनुरोध है हमारा, सभी मजदूर संगठनों से अनुरोध है, सभी व्यापारी संगठन इकट्ठे होकर भाई लोग आए और ये सभा जो 27 को बंद है तो हमारे राजस्थान का भी बहुत बड़ा मैसेज है कि इंडिया में जाए तो मोदी सरकार तक जो ये हम दबाव बनाएंगे तो दबाव के कारण ही ये कानून वापस लिए जाएंगे, क्योंकि हट धर्मिता में आ रही है सरकार। इसलिए सभी भाई जो यहाँ पधारे मीटिंग में इनका भी धन्यवाद है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।